गुड इवनिंग बच्चों। आज क्लास 7 का हिस्ट्री जो नए राजा और उनके राज के बारे में कुछ पढ़ना है। यह मुख्य रूप से दक्षिण भारत के राज्य, तो ये दक्षिण भारत के राज्यों के बारे में कुछ पढ़ना है कि वहाँ कैसे उदय हुआ, किस प्रकार हुआ, इस प्रकार हम समझना चाहते हैं। देखो तो जैसे देखो कि फर्स्ट प्रश्न है कि राष्ट्रकूट कैसे शक्तिशाली बने। देखो, राष्ट्रकूट का निर्माण 8वीं शताब्दी में दंती दुर्ग ने किया था और यह चालुक्यों का संबंध था। चालुक्यों का क्या था? चालुक्यों का संबंध था। लेकिन जब अपने सक्षम दंती दुर्ग हो गए, खुद चालुक्यों को हराया और अपना एक स्वतंत्र राज्य घोषित किया। ठीक, तो इस प्रकार देखते हैं कि अब बुक में कैसे दे रहा है और कॉपी कलम निकालो और लिखने का प्रयास करो। देखो ध्यान से। तो राष्ट्रकूट का उदय दक्षिण भारत में हुआ। उसके उदय से लेकर उसके शक्तिशाली बनने तक निम्नलिखित चरण आए हैं। इस प्रकार है। आरंभ में वे कर्नाटक के चालुक्यों के अधीन थे। 8वीं शताब्दी में राष्ट्रकूट प्रधान दंती दुर्ग ने अपनी स्वतंत्रता घोषित कर ली। किस शताब्दी में? 8वीं शताब्दी। उसके बाद देखो कि दंती दुर्ग ने अपने स्वामी चालुक्य नरेश को युद्ध के मैदान में ही हराया तथा अवसर पर हिरण्यगर्भ नामक अनुष्ठान भी कराया। हिरण्यगर्भ एक प्रकार का मालिक अनुष्ठान होता है, उसको भी कराया। इस प्रकार उपरोक्त चरणों में होते हुए एक अधीनस्थ राष्ट्रकूट वंश अपनी योग्यता से एक अन्य राज्य के रूप में स्थापित हुआ। यानी यह राष्ट्र दंती दुर्ग ने हिरण्यगर्भ जो अनुष्ठान कराया था। ठीक, यानी शक्तिशाली बनने पर। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि नए राजवंशों में स्वीकृति हासिल करने के लिए क्या किया जाता है। यानी देखो, जब तक नए राजा बनते हैं तो जब देखता है कि जब नए राज बनेंगे तो नए राज बनने के लिए तरह तरह के लोग काम करते हैं कि मेरा नाम हो, मेरा प्रसिद्धि हो, तरह तरह के हो। जैसे मान लो कि नए राजा बनने के लिए जैसे मंदिरों में दान करना, मंदिर बनवाना, जग प्रोजन करना। तुम लोग महाभारत देखो, जब भी मैंने रामायण देखो, जब राम स्वयं राजा बने हैं तो राम जब राजा बने हैं तो स्वयं जो है अश्वमेध यज्ञ किए हैं। कौन यज्ञ किए हैं? अश्वमेध यज्ञ किए हैं। तो अश्वमेध यज्ञ का मतलब क्या है? अपना वर्चस्व स्थापित करना कि पूरे क्षेत्र में, समझ में। उसी प्रकार जो है नए नए राजा मंदिर में भोज करवाता है तरह तरह के अपने नाम कमाने के लिए, अपना प्रतिष्ठा पाने के लिए। ठीक है, अब देखो बुक में क्या कह रहा है, नए राज्यों का उदय। ध्यान दो, जब भी कोई नया राजवंश सत्ता हासिल कर लेते उसे सब जनता की स्वीकृति प्राप्त करने के नैतिक कर्तव्य मान जाते, इसलिए उन्हें राजवंशों में निम्नलिखित कदम उठाते हैं। जैसे देखो, यज्ञ का अनुष्ठान करने, अपनी क्षत्रिय वंश के रूप में स्थापित करने, प्रजा के प्रति देवी देवताओं को मंदिर बनवाकर उसको स्वीकृति प्रदान करना किया जाता है। ब्राह्मण को भूदान देकर उसकी अपनी प्रशंसा में प्रसिद्धि दिखवाना चाहते हैं। ब्राह्मण को शासक में पूरा सहयोग मिलता है तथा जिसके कारण वह भी मैंने उसकी तुलना में देवताओं में भी करता है। देखो, सबसे पहले याद है को कि नए राजा। तो अब देखो तुम्हारा अभी के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब सत्ता में आए तो उसने राम मंदिर बनवा दिया, अपना वर्चस्व स्थापित कर दिया, राम मंदिर के कैसे पूरा निर्माण करा दिया। तो हर कोई सत्ता में आता है तो कुछ कुछ नए नए करने का सोचता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट है कि तमिल क्षेत्र में किस तरह का सिंचाई व्यवस्था। सिंचाई का मतलब है पानी, खेतों में पानी करना। सबसे पहले सिंचाई जो करना कावेरी नदी है। कावेरी नदी जो बहती है तो बंगाल की खाड़ी में गिरती है। तो बंगाल की खाड़ी में जाने के समय तो वह डेल्टा का निर्माण करते हैं। डेल्टा का मतलब होता है छोटे छोटे रूपों में बांट जाना या विभक्त गिरने के समय, तो वहां से पानी रोककर पानी के जो दौरे खेतों में दूर से लाने, नहर बनाकर, यानी कई जगह पर कुआं बनाकर भी किया जाता था। तो इस प्रकार नलकूप भी बनाकर पानी रोककर और तरह तरह के जो है खेतों में सिंचाई अनुकूल। चोल राजा बहुत शक्तिशाली जो विजय चोल स्थापित किया था, जो पूरे श्रीलंका तक भी इसका वर्चस्व था। ठीक, अब देखो बुक में कैसे कैसे दे रहा है, ध्यान दो कि चोलों की कई उपलब्धियां कृषि में नए विकासों के माध्यम से कृषि का विकास सिंचाई की व्यवस्था में सुधार के कारण हुआ। तमिल क्षेत्र में सिंचाई व्यवस्था के क्रमिक विकास में निम्नलिखित रूप में समझाया जा सकता है। कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में मिलने से पहले छोटी छोटी शाखाओं में बढ़ जाती है।
डेल्टा क्षेत्रों में तटबंधों को बनाए न वहाँ से अतिरिक्त पानी नहरों के माध्यम से खेतों में पहुँचाया जाता है। कुछ इलाकों में कृत्रिम सिंचाई के लिए कुएँ खोदे गए हैं। कुछ जगहों पर अन्य में बारिश के पानी को भी इकट्ठा करने के लिए विशाल सरोवर तथा तालाब बनाए गए हैं। पानी के समान यानी बंटवारे के लिए तथा संसाधन को व्यवस्थित किया गया। माने पानी कैसे हो, कहते हैं विशाल सरोवर हो, चाहे जो भी कुआं हो, खोदकर पानी के खेतों में विशाल सिंचाई की व्यवस्था थी। चलो नेक्स्ट है कि चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी ऐसी गतिविधियां जुड़ी हैं। चोल मंदिरों के साथ कौन कौन सी गतिविधियां जुड़ी हुई। देखो चोल मंदिर, तो मान ली कि वहाँ चोलो मंदिर था। मंदिर में क्या क्या होता है, मंदिर में मान ली जो जमीन देता है, दान करता है, जो मान ली कि लोग देता है अपना जमीन को क्या करें मंदिर उंदिर बनवाने के लिए। तो मंदिर से क्या क्या गतिविधियां जुड़ती है। मंदिर में हम लोग क्या करते हैं, दान देते हैं, पूजा करते हैं और भी बहुत से कार्य करते हैं। लोगों की भावना क्या क्या जुड़ा हुआ है उसके बारे में कहते हैं। देखो चोलो मंदिर के बारे में कैसे वहाँ के लोगों के बारे में वह प्राचीन जो इतिहास में जुड़ा हुआ है, समझ में ध्यान दो। तो चोल मंदिरों के साथ निम्नलिखित साथी जुड़े हैं जिसका वर्णन चोल मंदिर अक्सर अपने आसपास विकसित होने वाली बस्तियों के केंद्र बन गए तथा शिल्प उत्पादन के क्षेत्र में रूप में मंदिरों का विकास हो गया। मंदिर शासक तथा अन्य द्वारा दी गई भूमि का संपन्न हो गया। अब देखो मंदिर में क्या क्या होता है, पुरोहित होता है, मलाकार होता है, बावर्ची होता है, मेहनतकार होता है, संगीतकार होता है, नर्तक इत्यादि सभी के भोजन के प्रबंध भूमि यानी मंदिर भूमि यानी मंदिर में लोग दान देते हैं, उसी से भोजन के रूप में जो किया जाता है। ठीक है, मंदिर में भोजन के रूप में। तो यह मंदिर आर्थिक सामाजिक तथा सामाजिक जीवन के केंद्र के रूप में विकसित हो गए। मंदिर के साथ जुड़े हुए यानी शिल्प में सबसे विशिष्ट तथा काष्ठ प्रतिमाएं बनाई गई। मैंने मंदिर में तरह तरह के प्रतिमा, तरह तरह के लोगों को यानी बनाए गए, यानी कि किया गया। कुछ नायक कुछ है जो अपने ये क्षेत्र के जो मंदिर के निर्माण में है, तो उस क्षेत्र से मंदिर में पहले जाएगा। जैसे मान लो कि अपने क्षेत्र में करे, अपने जिस प्रांत में रहते हो तो अपने क्षेत्र में कौन कौन मंदिर है। जैसे मैंने हम लोग यहाँ रहते हैं तो सबसे पहले यहाँ के सबसे प्रसिद्ध है कि मनोकामना में गुड़िया। देखता है कि यहाँ की कैसे कैसे लोग व्यवस्था यानी किस प्रकार दशहरा में लोग करते हैं, उसके बारे में तुम लोग लिख सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है कि देखो कि जिस तरह के पंचायती राज चुनाव में हम आज देखते हैं तो उसे उत्तर मेरू के चुनाव के किस तरह से देखो आज उस समय के सबसे पहले कि उस जमाने के लोग कैसे रहते तो वहाँ का चुनाव कैसे होता था उसके बारे में ध्यान दे रहा है। सबसे पहले 35 से 70 लोग होना चाहिए। सबसे पहले अपना वर्चस्व, अपना जमीन, हर चीज होना चाहिए था। लेकिन अभी के ज़मीन में यानी कि तुम्हारे पास घर है कि नहीं, ज़मीन है कि नहीं, तुम्हारा ये कुछ नहीं था। ये इस समय तुमको कुछ नहीं पूछेगा, तुम्हारा वर्चस्व यानी जो कोई भी चाहेगा अपना चुनाव लड़ सकता है। समझ में, ऐसी व्यवस्था उस समय नहीं थी। उस समय तुम्हारे क्षमता को देखा जाता है, तुम्हारे शक्ति यानी तुम्हारे बुद्धि, हर चीज़ को देखा जाता है, तुम्हारे पास क्या संपन्न है क्या नहीं है, इस सब के बारे में जांच परख के तुम चुनाव लड़ सकता था। लेकिन अभी तो ऐसी नहीं है। अभी तुम क्या है, तुम गरीब है, धनिक है, उसके साथ है कोई भी है, कोई भी चुनाव लड़ सकता है। यहाँ या प्रजातंत्र है या वह राजतंत्र था। वह क्या था, राजतंत्र था या प्रजातंत्र है। उस समय क्या प्रजातंत्र और लोकतंत्र में समझता है। प्रजातंत्र जो जनता का शासन होता है, लोकतंत्र भी जनता का शासन होता है, लेकिन राजतंत्र में राजा का शासन होता है। अब देखो कैसे कैसे उस समय जमाने में लोग जो है ध्यान से चुनाव के बारे में यानी कि अभी के चुनाव और उस जमाने के चुनाव ध्यान से सुनो। उस जमाने में कैसे चुनाव होता था, अभी के चुनाव का। उत्तर अमेरिका के चुनाव में लड़ने के व्यक्ति को देखो को कर देने वाली भूमि का स्वामी यानी जमीन का मालिक होना आवश्यक था। परंतु आज को कोई चुनाव किया नहीं कि उसके पास जमीन है कि नहीं है, ऐसे नहीं देखा जाता है। उत्तर अमेरिका के चुनाव लड़ने वाले पास में अपना घर तो होना चाहिए, परंतु उसके पंचायती चुनाव में भी ये जरूरी था, उसका घर भी और यह भी जरूरी पंचायती चुनाव में। उत्तर अमेरिका चुनाव में व्यक्ति को आयु 35 से 70 वर्ष भी होनी चाहिए थी, परंतु आज के चुनाव में कम से कम 25 वर्ष यानी कि मान ली कि कोई भी मुखिया चाहे कोई बनता है, चाहे आज तक 18 वर्ष पर वोट दे सकता है, समझ में, 21 वर्ष पर चुनाव लड़ सकता है यानी मुखिया बन सकता है, यानी तरह तरह के जो है या इस ज़माने में है। लेकिन उस ज़माने में वैसी व्यवस्था कम से कम उस मैंने कोई सीमा नहीं, मैंने 35 से 70 वैसे एक सीमा थी उस समय। नेक्स्ट है कि उत्तर अमेरिका चुनाव में अनुसार व्यक्ति के वेदों का ज्ञान। अब देखो वहाँ के पहले वेदों का ज्ञान आपके पास है कि नहीं है, तभी आप चुनाव लड़ सकते। इस समय से कि तुम्हारे पास वेद है कि नहीं, तुम पढ़ा लिखा है, कोई खोजे कुछ नहीं, बस तुम चुनाव लड़ना चाहेगा, पैसा है तो लड़ सकता है, कोई दिक्कत नहीं। तो उस तरह परंतु इस प्रकार देखते हैं कि परंतु आज के पंचायती ये जरूरी नहीं है। उत्तर अमेरिका के चुनाव में लगातार कोई व्यक्ति सदस्य नहीं बन सकता, परंतु आज के पंचायती चुनाव में ऐसा कोई बंधन नहीं है। अब बताओ उत्तर अमेरिका आज के पंचायत किसी प्रकार का बंधन नहीं है। आजकल तो लोग जेलों में भी से चुनाव लड़ते हैं, तो ये कौन बात है, जेल में लाकर भी लोग शासन करते हैं। तो ऐसा देखा जाता है
कि वो उस जमाने में वैसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अभी के चुनाव तुम लोग देख रहा है, अभी फिर जो अभी देखो हाल फिलहाल जो तुम्हारा अभी के चुनाव जो विधानसभा के चुनाव होने जा रहा है, और देखो चुनाव में क्या स्थिति है उसके बारे में तुम लोग नोट करना। देखो धन्यवाद बच्चों, और आगे फिर नेक्स्ट वीडियो में दूसरा पार्ट डालें।